Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो डेरिवेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसके बाद कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला डेरिवेशन का बेटा हेडिंग लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट आइडियल सोलेनॉइड। इसके पहले हमने फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट आइडियल सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन किया था, जिसका फार्मूला था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वहां पे भी हमने बताया था बेटा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हो जाएगा, और वहां से डिराइव करोगे फार्मूला तो म्यू नॉट एन आई आएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है तो उस तरीके से नहीं करना। अभी जो हम बताएंगे वो सीबीएसई बोर्ड का डेरिवेशन है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट डेरिवेशन का फिगर बनाया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इसको हम लिखेंगे, इसका हेडिंग अभी लिखेंगे। आपको पहले ये फिगर बनाना बेटा, फिर यहाँ हम डेरिवेशन कर लेंगे, फिर इसको इरेज कर देंगे, इसका हेडिंग लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन किया जाएगा। तो पहले तो आइडियल सोलेनॉइड क्या है बेटा, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ, स्ट्रेट होना चाहिए। भले ही हमने फाइनाइट लेंथ का बनाया लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ का है। आइडियल का मतलब क्या हुआ, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये हो बेटा, ये जो टर्न दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये टर्न दिख रहे हैं, इनके बीच में एक सर्टेन स्पेसिंग होगी। अगर वो स्पेसिंग टेंड्स टू 0 हो जाए तो उस केस में इसको हम कहेंगे आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जैसे इधर हमने 0 दिखाया, ऐसे नीचे की तरफ ये भी बाहर का ही रीजन है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। ऊपर बाहर हमने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ नीचे ये भी बाहर का ही पोर्शन है, 0 होगा। चूंकि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है, तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी ये आप जानते होंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे, जैसे इसको हम नॉर्थ पोल ले लें, इसको साउथ पोल ले लें, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो फील्ड वीक होगा। लेकिन अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का बार मैग्नेट हो जाए तो यहाँ वीक होते होते बाहर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से। वही चीज यहाँ पे है। जो करंट का हमने डायरेक्शन दिया उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके वजह से ये नॉर्थ पोल के तरीके बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, और ये साउथ पोल के तरीके बिहेव करेगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और इनफाइनाइटली ऐसे घूमते हुए यहां से फिर एंटर करेंगे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ हमको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं, लूप कैसे चूज किया जाए, वो सारा कंडीशन हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा है। ये हमने रेक्टेंगुलर लूप दिखाया बेटा, ए बी सी डी ए। साइड ए बी इसके एक्सिस के पैरेलल है। इससे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये साइड ए बी दोनों पैरेलल होंगी आपस में, और साइड बी सी और डी ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसके ऊपर हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एसी लिखा है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन रेक्टेंगुलर लूप A B
C D A as shown in figure. Shown in figure. जो साइड ए बी है बेटा, इसका लेंथ हम स्मॉल एल ले रहे हैं और साइड बी सी स्मॉल बी। तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला लिख देंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा या बी डॉट डी एल ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हो गया। अब इसी को हमको एक्सपेंड करना। तो देखो यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए से लेके बी तक देखें तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है। बी से लेकर सी तक देखें तो कुछ पोर्शन में बी और डीएल दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और कुछ पोर्शन में यहां ऊपर देखो तो बी क्या है, जीरो है। फिर अगेन यहां बी जीरो है। यहां देखे तो पार्शियली यहां से लेके यहां तक बी जीरो है और अंदर वाले पोर्शन में डीएल नीचे साइड के अलोंग और बी एक्सिस के पैरेलल आपस में परपेंडिकुलर है। यानी हमको जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि बी और डीएल के बीच में एंगल वेरी कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ए बी। साइड ए बी के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, बी डी एल कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन बी सी साइड के लिए करें तो बी डी एल कॉस 90। और कुछ पोर्शन के लिए हम देखें जो बाहर है तो उसमें बी जीरो हो गया, वो दिखाना जरूरी नहीं है, ऐसा बुक में दिखाया नहीं जाता बेटा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बता दिया। ये जो BC का इंटीग्रेशन क्या है, ये यहां से लेके केवल यहीं तक किया, बाकी B के बाहर तो B जीरो तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। फिर CD साइड के लिए करें इंटीग्रेशन, B कितना है भाई, 0 DL थीटा उनके बीच का क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जीरो वेक्टर है और ये नॉन जीरो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल डिफाइंड नहीं होता है। प्लस इंटीग्रेशन डी ए। अगेन यहां से यहां तक बी जीरो है तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। हम इस पोर्शन का यहां पे दिखा रहे हैं डी ए, बी डी एल एंगल क्या होगा भाई, कॉस 90 इज इक्वल टू, अब इसको हम इरेज कर दे रहे बेटा, ये पोर्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस रेक्टेंगुलर लूप से करंट कितना पास कर रहा है ये हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जैसे पिछले हमने डेरिवेशन में करा था, स्मॉल एन है, सोलेनॉइड के पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन हम मान के चल रहे हैं। तो यहां से यहां तक एल लेंथ है तो कितना टर्न हो गया बेटा, एन इंटू एन, और हर टर्न से कितना करंट पास कर रहा, आई। तो इस रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू जो करंट आ रहा होगा वो एन एल आई। बात हमारी समझ रहे हैं। हमको ये लिखना बेटा कि इस रेक्टेंगुलर लूप से कितना करंट पास कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर लूप से अगर हम देखें ये ए बी सी डी ए से कितना करंट निकल रहा है, ये जो सोलेनॉइड बना है 3 डायमेंशनल फिगर है, इसके ऊपर से ऐसे देखो ये ऐसे करंट आ रहा है, तो यहाँ टॉप पे करंट जो है वो बाहर आ रहा होगा, यहाँ टॉप पे करंट बाहर आ रहा होगा। तो लूप के अंदर टॉप से हमेशा करंट क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, और हर एक टर्न से आई करंट आ रहा होगा। तो टोटल जितने टर्न होगा इनटू आई कर दो, वो टोटल करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। बाकी यहां से करंट नीचे जा रहा होगा तो वो तो लूप से पास नहीं कर रहा है।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, तो एल लेंथ में एन इंटू एल, और हर एक टर्न से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट हो गया एन एल आई। ये हो गया। एक बार चीजें समझ में आ गई तो ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन डी डी एल कॉस 0 1 होगा, और ए बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे डीएल का वैल्यू 0, और जब बी पे पहुंचेंगे तो एल, बाकी सारा 0 हो जाएगा। ये देखो cos 90 0, ये मैग्नेटिक फील्ड ही सी डी पे 0 है, तो ये 0 हो गया इंटीग्रेशन, प्लस डी ए देखे तो वो भी 0 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। अब b कांस्टेंट dl का इंटीग्रेशन l लिमिट पुट करेंगे तो फिर अगेन l माइनस 0 l आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। l और l कैंसिल आउट हो गया, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फिर से वही आंसर आ गया बेटा जो हमने स्पेशल केस कराया था फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड का। ये ध्यान रखना यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको नोट कर लो बेटा। n इज वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसको एमकेएस सिस्टम में रखना होगा बेटा। ये बी टेस्ला में आएगा। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है एमकेएस सिस्टम में म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई एम्पियर में होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हमको रखना होगा, सपोज कर लो दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न 10 टर्न पर सीएम ऐसे दिया हुआ, n का वैल्यू दिया हुआ बेटा n इक्वल टू 10 टर्न पर सीएम, तो यहां पे n को हमको रखना होगा 1000 पर मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न है, तो 1 मीटर में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 टर्न होगा। ये वैल्यू यहां पे रखना होगा, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ये ध्यान रखना है, इसका यूनिट पर मीटर होना चाहिए। तो ये डेरिवेशन हो गया बेटा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। और नेक्स्ट डेरिवेशन एकदम ऐसा ही है, इसी का थोड़ा सा, इस डेरिवेशन को आप समझते हैं तो उस डेरिवेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, करीब करीब वही डेरिवेशन है। बेसिकली है क्या कि ये जो सोलेनॉइड है हमारे पास, अगर इसको टर्न कर दें, भाई ये सोलेनॉइड हमने क्या किया, ऐसे ये एंड पकड़ा और इधर का ये एंड पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दे और घुमा के बना दे तो सर्कल बन जाएगा। हमने ऊपर दिखाया, यहां से ऐसे पकड़ा, यहां से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा के एक दूसरे से सटा दिया, तो यही वाला फिगर बनेगा। बात समझ रहे भाई, ये एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम क्या करें, ऐसे ये स्प्रिंग लिया और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे ये एंड एक दूसरे से टच करा दिया, वही तो करा है। तो ये जो शेप बना इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमको डेरिवेशन करना। ये भी डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। सो हेडिंग है हमारा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल टोरॉइड। आइडियल टोरॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डेराइव करना है। सोलेनॉइड के दोनों एंड को एक दूसरे से जोड़ दिया,
सर्कुलर शेप में जो चीज बना, फिगर बना हुआ बेटा, इसको टोरॉइड कहते हैं। अब यहां से करंट आई इंटर कर रहा है और यहां से ऐसे होते हुए ये करंट यहां से होते हुए यहां से बाहर निकल रहा है। होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा बेटा, वो यहां पे हम देखें तो और करंट का उल्टा डायरेक्शन कर देते, नहीं तो डायरेक्शन जो फिगर हमने बनाया गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे ले लें। अब ऐसे हमने कर दिया तो ये वाला साउथ पोल हो गया और ये वाला नॉर्थ पोल। होगा क्या, नॉर्थ पोल यहां पे अगर हम मैग्नेट का फिगर बनाए, देखो ये नॉर्थ पोल बना है और ये साउथ पोल बना है। तो मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और बाहर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। जब हमने ऐसे करंट दिखा दिया तो ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। जैसे हमने सोलेनॉइड को टर्न किया सर्कल के फॉर्म में, सोलेनॉइड का जो एक्सिस है वो सर्कुलर हो गया। उसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा सारी की सारी सर्कुलर हो जाएंगी। हमने 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ड्रॉ करके दिखाया है ग्रीन कलर से। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाले कैसे, तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये टोरॉइड के हम बाहर ही है बेटा, ये एक टाइप का टनल मान लो यार, तो ये तो टनल के बाहर है ना, और ये भी टनल के बाहर है। तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर 0 था, उसी को टर्न करके बनाया है। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलेनॉइड स्ट्रेट था, उसका एक्सिस स्ट्रेट था, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सारी की सारी क्या थी, स्ट्रेट थी। टोरॉइड के अंदर जब हम टोरॉइड बना तो जो टोरॉइड का एक्सिस है वो क्या हो गया, सर्कुलर। तो इसके अंदर जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सर्कुलर हो जाएंगी। अब उस फील्ड को निकाला कैसे जाए, तो निकालने के लिए कॉन्सेप्ट हमको जो चाहिए 3 पॉइंट। पहला तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, ये बात हमने आपको समझा दिया। दूसरा, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी। 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने दिखाया है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना, तो हम इमेजिनरी लूप ले कैसा, तो हम इमेजिनरी लूप सर्कुलर ही लेंगे बेटा, जिसका सेंटर यहाँ पे है। सर्कुलर लेने से होगा क्या कि ये रेड कलर से हमने इमेजिनरी लूप कंसीडर किया है, तो रेड कलर पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, डीएल एलिमेंट एक लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया, और ग्रीन कलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर पे टेंजेंट ड्रॉ करें और रेड कलर पे टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी बी और डीएल के बीच का एंगल 0 होगा। ये पहला कंडीशन एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए। दूसरा, सेंटर से हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर का लूप हमने बनाया जिसपे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे, उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, यानी बाई सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर पॉइंट पे सेम होगा। तो B कांस्टेंट होगा और B और DL के बीच का एंगल 0 होगा। इसलिए हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं जिसका सेंटर वही है जो ये रेड कलर का जो लूप लिया है उसका भी सेंटर वही है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंटर है। कैसे किया जाए, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स of toroid
is capital N. टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N ले ले. Applying Ampere's circuital law on imaginary loop of radius small r. वहां पे हमने दिखा है स्मॉल आर रेडियस का सर्कुलर लूप. कैपिटल R1 और कैपिटल R2 बेटा टोरॉयड के इनर और आउटर रेडियस है. सो पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिख देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का. बी डी एल कॉस 0 कॉस थीटा पहले लिखते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ये हम फॉर्मूला लिख लें. अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0. अच्छा, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे तो 0 to 2 पाई आर. पूरा सर्कल हमको कवर करना बेटा. तो 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट. अब उस लूप के थ्रू ये जो ग्रीन कलर का लूप दिखा है आर रेडियस का, उसके थ्रू करंट कितना पास कर रहा है ये हमको निकालना. तो हर टर्न से करंट आई पास कर रहा है और टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न है कैपिटल एन. तो टोटल करंट उस सर्कुलर लूप से कितना पास कर रहा है कैपिटल एन आई. ये हो गया. बी कांस्टेंट है बाहर आ गया. डीएल का इंटीग्रेशन एल वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर. अब इफ R1 is nearly equal to R2 is equal to R, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं. जैसे स्मॉल r 1 मीटर है और R1 99.5 cm है और R2 100.5 cm है. सपोज करो. ये कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जो R1 है बेटा वो 99.5 cm है और R2 100.5 cm है. तो ये करीब करीब बराबर है. 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. तो इसको हमने क्या ले लिया, R इज इक्वल टू 100. इसको हमने क्या ले लिया 100. भाई यहां से अगर हम देखें तो R1 यहां रखोगे, इनर वॉल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो ये वैल्यू पुट करना होगा और आउटर वॉल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो यहाँ पे 100.5 पुट करना होगा. यानी यहाँ पे फील्ड R2 सोलेनॉइड के अंदर R2 डिस्टेंस पे फील्ड थोड़ा वीक होगा, R1 डिस्टेंस पे फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगा. लेकिन अगर ये सेपरेशन बहुत कम है तो करीब करीब फील्ड सेम होगा और वो होगा कितना 2 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर. 2 पाई आर देखें तो टोटल सोलेनॉइड का क्या है लेंथ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट एन आई.
टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। क्लियर है बात? एनसीईआरटी में आप देखेंगे यही डेरिवेशन दिया हुआ है। करेक्ट फार्मूला ये है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है। जब ये कंडीशन होगा तभी ये फार्मूला होगा। बच्चों के दिमाग में क्या चला जाता है कि यही फार्मूला करेक्ट है, लेकिन ये तभी करेक्ट है जब R1 R2 अप्रोक्सीमेटली सेम है, तब ये करेक्ट है बेटा, तब मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अच्छा, ये दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होगा, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। चाहे हम R1 पे निकालें, चाहे R1 से R2 तक जाए, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट के दिमाग में चला जाता कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म नहीं बेटा, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहाँ ये डायरेक्शन, यहाँ ये डायरेक्शन, यहाँ ये डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड करीब करीब कांस्टेंट तभी होगा जब R1 इक्वल टू R2 है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही फार्मूला लगेगा, और ये दिखा रहा है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा जब हम R1 से लेके R2 तक मूव करेंगे। तो इसके फील्ड का फार्मूला, ये ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। टोरॉइड का ये मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम स्मॉल r ले रहे हैं। तो R1 तक अगर हम देखें, ये R1 सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये सेंटर यहां ओरिजिन पे R1, और ये ले लिया R2, ये इस तरीके में। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसको हम दिखा देते हैं। अगर स्मॉल r लेस देन R1 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। फिर R1 पे मैग्नेटिक फील्ड ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और R2 पे रेडियस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, और फिर R2 के बाहर चले जाएंगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो तो वहां पे भी दिख रहा है, यहां अंदर 0 बाहर 0, अंदर का मतलब ये भी बाहर ही है, उधर भी 0 है। तो अब इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो इस तरीके से वेरी कर रहा होगा, ये वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो करेक्ट ग्राफ है टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये है। हाँ, R1 R2 बहुत क्लोज होंगे तब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करीब करीब कांस्टेंट ले सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, तो म्यू नॉट एन आई। सो ये हो गया टोरॉइड का डेरिवेशन। अब हम लोग आते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है और किन कंडीशंस पे लगते हैं वो सारी कंडीशंस आपको याद है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में आपको मजा आएगा। तो लास्ट टर्न एक हमने क्वेश्चन करा था रेक्टेंगुलर लूप का, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वो 0 आया था बेटा, और हमने कहा था कि सर्कुलर लूप में भी ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। वही क्वेश्चन हम यहां पे देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो अगर हम डिस्कस कर दे बेटा, क्योंकि आप देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। इस टाइप से एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे एक वायर है, और ये ऐसे डायमीटर ले ले, यहाँ ये वायर चला गया, यहाँ ये सेंटर है, ये करंट I फ्लो कर रहा है। पूछेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये करंट ऐसे चला गया, ये करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। और जैसे हमने आपको दिखाया था रेक्टेंगल वो स्क्वायर वाले केस में, वैसे यहाँ पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल बनाएगा यानी इनवर्ड्स, और इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। और ये दोनों वायर वहीं से पास कर रहे हैं, इसलिए उनका भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो 0 आंसर आ गया।
लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं करने जा रहे बेटा, हम थोड़ा जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये एक मेटल वायर है और ये इसका सेंटर है। यहां से ये वायर गया हुआ, ये एंगल थीटा है। रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ, करंट आई। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा बेटा। अभी जो हमने दिखाया हाफ सर्कल में हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा था। एक्चुअली ये यहां पे चला है और ये यहां पे चला जाए, यानी थीटा 180 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कुछ भी एंगल हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा अगर ये पूरा का पूरा वायर सेम कंडक्टर से बना हुआ है। यानी सेम कंडक्टर से कहने का मतलब क्या बेटा कि रेजिस्टिविटी सेम होगा, फिर रेजिस्टेंस लेंथ के अकॉर्डिंग, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम, तो इधर कम करंट फ्लो करेगा, इधर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जीरो आएगा। अब उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे जीरो होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट small r is resistance per unit length। पर यूनिट लेंथ हमने मान लिया रेजिस्टेंस स्मॉल आर। इस वायर की वजह से तो वहां फील्ड जीरो होगा क्योंकि ये वहीं से पास कर रहा है। इसके वजह से भी जीरो होगा क्योंकि पीछे एक्सटेंड करें तो वहीं से पास कर रहा होगा। मेन हमको इसका और इसका निकालना है, तो इसको एलिमेंट 1 ले रहे हैं, इसको एलिमेंट 2। अब एलिमेंट 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? R1 इसको नाम दे दें। एलिमेंट 1 का रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, कुछ करंट यहां पास करेगा, कुछ करंट यहां पास करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर माना है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? आर थीटा, ये हो गया लेंथ इनटू स्मॉल आर, यही होगा ना भाई रेजिस्टेंस। और ऊपर वाले आर्क का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू, इसका लेंथ क्या होगा? R, जो लेंथ होता है आर्क का बेटा वो क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। तो रेडियस R है और ये वाला एंगल हमको निकालना होगा रेडियन में, तो वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। भाई ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 2 पाई माइनस थीटा होगा। 2 पाई माइनस थीटा इंटू ये टोटल लेंथ हो गया इंटू स्मॉल आर, क्योंकि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस ये है तो इसका रेजिस्टेंस ये आ गया ऊपर वाले का। अब ये जो करंट है इस दोनों में डिवाइड होगा, तो ये और ये पैरेलल में है। अब जब दो वायर पैरेलल में होते हैं बेटा, तो जो करंट होता है वो लेंथ के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। V इज इक्वल टू V, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाले तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इधर का करंट हम I1 मान ले, तो I1 इनटू रेजिस्टेंस R1, और ऊपर वाले का करंट I2 इनटू रेजिस्टेंस R2। अब R1 R2 का वैल्यू पुट कर दे, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यही हमने आपको कहा था, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो उनमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वो उनके लेंथ रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, इसको पुट कर देते हैं, R2 हो गया R 2 पाई माइनस थीटा इंटू स्मॉल r अपॉन r थीटा स्मॉल r। तो I1 अपॉन I2 क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इसको आगे हम यूज करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाले, देखते क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इस वाले आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न। कितना होगा भाई, नंबर ऑफ टर्न, ये थीटा एंगल है तो थीटा अपॉन 2 पाई। नंबर ऑफ टर्न ये हमने बताया होगा बेटा आपको, अगर थीटा 2 पाई होता तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 टर्न हो गया, थीटा पाई होता सेमी सर्कल के लिए तो पाई अपॉन 2 पाई हाफ हो जाता। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न, म्यू नॉट n I1 अपॉन 2 कैपिटल R, करेक्ट। अब B2 निकाला जाए बेटा, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न इसका कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न ये हो जाएगा I2 अपॉन 2R। ठीक है भाई। अब B1 अपॉन B2 निकाल बेटा, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, इसको हम डॉट कर देते हैं, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा, इनवर्ड होगा। जो B2 होगा वो इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, B इज इक्वल टू, अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव, तो B1 माइनस B2। अब हमारे पास दो तरीका बेटा, या तो ये वैल्यू हम पुट करके फर्दर सॉल्व करें, इसको पुट करके फर्दर सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज दूसरा तरीका ये इस दोनों को डिवाइड कर दो और I1 I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना इसके डिवीजन में, देखोगे B1 इक्वल टू B2 आएगा। क्या आएगा भाई, B1 इक्वल टू B2। तो पहले हम वही करके दिखा दे रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हम ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब B1 अपॉन B2 निकाले बेटा, क्योंकि यहाँ पे B1 और B2 का वैल्यू पुट करोगे फिर बड़ा लेंदी होगा, सॉल्व तो हो जाएगा वो लेंदी होगा। सो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 का वैल्यू है म्यू नॉट थीटा अपॉन 2 पाई I1 अपॉन 2R, और अपॉन B2 यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो 2R ऊपर चला गया और यह आ गया म्यू नॉट 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई इंटू I2। ये म्यू नॉट 2R 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू I1 अपॉन I2। और I1 अपॉन I2 क्या बेटा, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो ये आ गया थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू
I1 क्या है, R 2 पाई माइनस थीटा स्मॉल r अपॉन r थीटा स्मॉल r। ये r r r r थीटा थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, यानी b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यानी b1 इज इक्वल टू क्या हो गया, b2। इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो सर्कुलर कॉइल में बेटा अगर इस तरीके से दो वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं जो कि सेंटर से ही पास कर रहे हैं एक्सटेंड करने पे, तो कैसे भी हो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, 3 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हम देने जा रहे हैं और इसका इमेजिनेशन अच्छा से करना होगा, यानी अपने ब्रेन में अगर ये फिगर बना रहे हो, क्योंकि बोर्ड पे तो 3 डायमेंशनल बनेगा नहीं। कोशिश हम करें कि वो 3 डायमेंशनल जैसा दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो और ये है जेड एक्सिस। ये जो हुआ बेटा, ये वाला ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाला वाई जेड प्लेन है और ये वाला एक्स जेड प्लेन है। यहां पे ये ओरिजिन है, दिस इज ओ ओरिजिन। तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको आप समझिए, अपने दिमाग में सोचिए। अब क्वेश्चन क्या है, एक वायर हम ले रहे हैं जो जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा है, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, और फिर एक्स वाई प्लेन में इसको एक सर्कुलर आर्क के रूप में बेंड कर दिया, और फिर जेड एक्सिस के पैरेलल अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से। ये तो करंट आई फ्लो कर रहा है। हमको जैसा हमने पहले ही बताया बेटा, जहां पे हम ओ लिखेंगे वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इफ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क इज कैपिटल आर। ये रेडियस कैपिटल आर है, यानी ये भी कैपिटल आर होगा, यानी इस वायर का जेड एक्सिस के पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर। ऐसे इस वायर का इसके साथ डिस्टेंस कैपिटल आर। ओ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वायर का कोई लेंथ नहीं दिया, यानी इसको हम इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानेंगे बेटा। अब ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो 3 एलिमेंट, एक ये वाला वायर हो गया, दूसरा ये सर्कुलर आर्क,
और तीसरा ये वाला है। अब एलिमेंट 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा ये हमको फाइंड आउट करना है ओरिजिन पे फाइंड आउट करना बेटा। तो ये जो पॉइंट है ये इस वायर के एंड के जस्ट सामने है आर डिस्टेंस पे, यानी ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसी तरीके से इसको भी सेमी इनफाइनाइट वायर मानेंगे बेटा, क्योंकि यहां पे ये जस्ट सामने और उधर इनफाइनाइट है। सो सेमी इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ। और यहाँ पे ये जो सर्कुलर आर्क है 90 डिग्री बना रहा है, यानी सर्कल का जो फार्मूला होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, जो नंबर ऑफ टर्न लेंगे बेटा 1/4 लेंगे। सबसे बड़ा मुश्किल यहाँ पे ये है, अगर हम अभी तक जितना हमने बताया अब हम इसको ऐसे लिख दे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दे। आपको लग रहा एकदम सही कर रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ बेटा। अभी तक जितने हमने प्रॉब्लम किए थे उसमें जो B था 2 एलिमेंट का, वो या तो सेम डायरेक्शन में था या तो अपोजिट, तो प्लस या माइनस साइन लगा दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा हमको देखना होगा, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। ये लो भाई ऐसे लिख दो। अब एलिमेंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो एलिमेंट 1 का जो करंट है वो O के रिस्पेक्ट में कैसे, ऐसे ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट हम देखें तो ये ऐसे आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन होगा, और ये Y का डायरेक्शन है। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, Y डायरेक्शन में। ये करंट ऐसे जा रहा है, तो एंड इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आप अपने तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की ओर ये Y एक्सिस है बेटा, तो Y एक्सिस यानी J कैप होगा। और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखे इस वाले वायर की वजह से, तो इसके वजह से ये इस तरीके से जा रहा है, यानी अगेन बाहर की ओर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। अब हम y को भी बाहर कर दे रहे हैं, x को भी बाहर करें, इसको आप समझिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो वायर है ये किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स जेड में। हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं, ये x और ये z, ये इस तरीके से ना बेटा। तो अब ये जो x और z हमने लिया है, y का डायरेक्शन जो होगा बेटा यहाँ पे फिगर में दिखाए, ऐसे तो नहीं ये दिखाएंगे क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसे दिखा रहे देखो, ये x ये z, तो x क्रॉस y ले z का डायरेक्शन आना चाहिए x क्रॉस y, तो यहां y अंदर की ओर हो गया, और अगर इधर ले, हाँ ठीक इधर ही होगा, ठीक है। देखो ये x है, हम जब x से y की तरफ फिंगर को टर्न करते हैं तो z एक्सिस का डायरेक्शन मिलता है। ये देखो x एक्सिस, y एक्सिस ऐसे होगा, तो x क्रॉस y करे, z एक्सिस आ रहा है, यानी y इधर है। अब ये जो वायर है वो ऐसे है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें बेटा O के रेस्पेक्ट में, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी फर्दर एक्सटेंड करें तो हम कह सकते हैं ऐसे फ्लो कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो बाहर होगा, और बाहर कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस है, तो Y एक्सिस के डायरेक्शन में फील्ड होगा, यानी जो B1 होगा, इसको अभी हम B1 ही लिख रहे हैं, एरो हटा दिया, J कैप लिख दिया, ये J कैप डायरेक्शन में होगा। अब इसको YZ को हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं,
ये z एक्सिस और ये y एक्सिस। अब देखो x एक्सिस इसका किधर होगा, z एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस किधर होगा, तो x एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ होगा, तो x क्रॉस y करेंगे, इधर x क्रॉस y, ये z का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी x एक्सिस बाहर की तरफ होगा और करंट ऐसे जा रहा है बेटा, करंट ऐसे जा रहा है। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये करंट देखे तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी फील्ड बाहर की ओर होगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, फील्ड बाहर की ओर होगा, फील्ड बाहर की ओर होगा यानी एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो B2 लिख दें और डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप प्लस, अब थर्ड एलिमेंट, ये गड़बड़ लिख दिया, थर्ड एलिमेंट का यहां पे आना था, ये सेकेंड है ना, इसको बाद में लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट ये रहा बेटा जो वाई जेड में लाई कर रहा है, आई कैप। थर्ड सेकेंड एलिमेंट B2 को अगर हम देखें तो B2 में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, आप देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, z एक्सिस के लॉन्ग यानी k कैप। तो जो B2 होगा वो बेटा k कैप डायरेक्शन में होगा। सो इसको हम रीअरेंज कर लें क्योंकि आई कैप वाला पहले आना चाहिए, तो B3 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस B2 के कैप। अब B3 क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट वार वाला फार्मूला, प्लस B1 इसका यूनिट वेक्टर आई कैप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यूनिट वेक्टर जे कैप। फिर B2 का ये यहां पे हम दिखा रहे हैं म्यू नॉट आई, नंबर ऑफ टर्न 1/4 क्योंकि 90 डिग्री अपॉन 2r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8r। सो k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा इसके वजह से। तो ये एग्जाम के लिए एक टफ क्वेश्चन है, अगर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं गया 3D फिगर पे तो आप गलत कर जाएंगे। सो यहां तक क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते बेटा, फिर नेक्स्ट टर्म हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन पिछले टर्म पे हमने कोई करा हुआ है, आपको अभी याद आ जाएगा, उसी पे बेस है। क्वेश्चन हमने ये दिया था पिछले टर्म पे कि 2 वायर है, पैरेलल वायर, एक दूसरे से कैपिटल आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखे, तो दोनों वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर दोनों में करंट आई फ्लो कर रहा है, उसमें हमने दिया था सेम डायरेक्शन में, और इसमें हम कह रहे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी यहां पे ये करंट आई बाहर आ रहा बेटा और यहां पे करंट आई अंदर जा रहा। ये 2 वायर हमने दिखाया, लैंग्वेज लास्ट टर्म हमने लिखा था बेटा एकदम लैंग्वेज वही, बस करंट अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट हम ले रहे हैं जो दोनों से आर डिस्टेंस पे है, इस वायर से भी इस वायर से भी, दोनों से कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाते बेटा। इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
ये करंट थंब के डायरेक्शन में होगा, तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर यानी इस वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये इस तरीके से होगा कुछ। ये एलिमेंट, ये वायर 1 ले ले, ये वायर 2, तो B1। अच्छा, अब ये वायर 1 का फील्ड है। इस वाले वायर की वजह से फील्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे करंट इनवर्ड है, थंब को इन्वर्ट करें, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से जाएगा B2। और ये हिंट हमने पिछले टर्न पे दिया भी था बेटा, हमने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया कि आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपने कुछ अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, इसी के लिए हमने क्वेश्चन दिया। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और यहां से हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये क्या होगा 60 डिग्री, और ये 90 है, यानी ये 30 होगा, यानी ये एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल निकालोगे बेटा 60 डिग्री आएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करें, पहले तो ये देखें B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और वो कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। दोनों वायर से डिस्टेंस पॉइंट का क्या सेम R, तो R B1 के लिए भी यही रहेगा, B2 के लिए भी यही, करंट का मैग्नीट्यूड सेम ही है। अब इस B1 B2 को रिजॉल्व कर दे बेटा, तो इधर क्या आएगा, इधर आ गया B1 cos 60/2 और इधर आ गया sin 60 यानी √3 B1/2। ऐसे B2 को रिजॉल्व करें तो इधर क्या आ गया B2/2 और इधर क्या आ गया √3 B2/2। अब B1 B2 आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1/2 प्लस B2/2, और B1 B2 ये दिया हुआ बेटा, तो म्यू नॉट I अपॉन ये 2 लिखा हुआ, तो 4 पाई R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। यही आंसर हमने पिछले टर्म पे भी बताया था कि दोनों वायर का मिलकर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना किसी एक वायर की वजह से होगा, तो वही आंसर आपका आ गया। डायरेक्शन क्या होगा ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ये होगा बेटा, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो आज यहीं तक रखते बेटा, इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अगेन हम दूसरे टर्न पे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जो नए क्वेश्चंस होंगे वो फाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होंगे, तो फाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करिएगा और उसके डेरिवेशन को भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, तभी आप लर्न कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्म पे देने जा रहे हैं जो मेडिकल, मेंस और एडवांस्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट। सो take good care of yourself and keep studying. Bye bye, sayonara and Godspeed.